एक केस हुआ सर, एक कंपनी थी नोएडा में जिसको डीडोस अटैक हो रहा था उसके ऊपर, और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उन्होंने उसमें पैसा लगा रखा था। तो वो कंपनी जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गई तो उसने कहा कि भाई मेरे सर्वर को हर दिन कोई डाउन कर देता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो क्राइम कहाँ हुआ? बोले क्राइम ये हुआ कि हमें लाखों का नुकसान हो रहा है। अच्छा, सर्वर बंद हो रहा है तो नुकसान सर्वर डेली बंद होता है तो हमें 50-60 लाख डेली का नुकसान हो जाता है। इसे ई कॉमर्स पोर्टल था। तो बोले 50-60 लाख डेली नुकसान हो रहा है? बोले हाँ। और बोले पता नहीं कौन कर रहा है, और सर्वर डेली डाउन होता है। तो अब ये क्राइम दिखता है जब नुकसान दिखता है। तो फिर लेकिन बोले हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो बोले आप ढूंढिए कौन कर रहा है। तो बोले हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो आप हैं भैया, आप सर्वर चला रहे हैं, सर्वर है, आप नहीं ढूंढ सकते? बोले नहीं हम नहीं ढूंढ पा रहे। तो उस वजह से वो केस मेरे पास आया कि भाई कोई ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्या। तो जब मैंने देखा कि मैंने उनसे बात की, मैंने कहा साहब आप क्या प्रॉब्लम क्या? बोले हर दिन कोई, तो डीडोस अटैक क्या होता है मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं लोगों को, कि कोई सर्वर होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा यदि रिक्वेस्ट किसी समय आ जाती हैं तो वो सर्वर हैंडल नहीं कर पाता, हैंग हो जाता है या वो क्रैश हो जाता है। अब उसको दोबारा आप करने में टाइम लगता है, और जब तक के लिए वो सर्वर डाउन रहेगा आपका कोई उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। यदि डेली ये चीज़ होने लगी तो आपकी रेपुटेशन लॉस हो जाती है, लोगों को भरोसा नहीं रहता कि यार ये तो वेबसाइट डेली डाउन रहती है, इस पर कोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़ी ज़रूरत होती है लोगों की 24/7 अप रहे सर्विसेज जो ऐसे B2C बिजनेसेस में है। तो ऐसा क्यों होता था कि एक समय अचानक से इतनी रिक्वेस्ट आती थी? तो मैंने उससे कहा कि भाई एंटी डीडोस सिस्टम लगा लीजिए। बोले एंटी डीडोस सिस्टम है, अच्छा ओके, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो मैं क्यों नहीं रोक पा रहा? बोले क्योंकि वो जेन्युइन ट्रैफिक है, क्योंकि एंटी डीडोस सिस्टम भी कुछ लॉजिक के बेस पर फिल्टर करता है ट्रैफिक की भाई एक ही जगह से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो रोक देगा। जो अब्यूजिव आईपी है उनसे आ रही है या कोई पैटर्न देख के वो ब्लॉक करेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि सारी जेन्युइन रिक्वेस्ट। मैंने कहा अच्छा तो फिर ट्रैफिक लॉग भेजिए। तो उन्होंने मुझे ट्रैफिक लॉग भेजा। तो जब मैंने ट्रैफिक एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि अधिकतर रिक्वेस्ट जो है वो NCR रीजन से ही है, मतलब 70-75% ट्रैफिक यहीं से है। मैंने कहा ये तो एग्जैक्टली सर, एक ही जगह से वेबसाइट पे ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बन सकता है जब ये डीडोस अटैक होता है तब। तो वो जो उसमें से मैंने कुछ नोएडा वाले IP एड्रेसेस निकाल लिए, 20-22 IP एड्रेसेस। उन IP एड्रेसेस के हमने ओनर्स निकलवाए, और उसके बाद उन ओनर को फ़ोन किया कि भाई आप ये रिक्वेस्ट डेली क्यों करते हो सर्वर को? तो बोले हम तो जानते भी नहीं इस वेबसाइट को, हमने तो कभी खोला भी नहीं। कि आपकी मोबाइल से जाती है रिक्वेस्ट, आप ही के IP से गई है? बोले नहीं साहब हम तो कभी भी नहीं किए, हम तो जानते भी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा तो ऐसा कैसे हो सकता? तो सबको बुलाया, उनके फ़ोन चेक किए। तो जब फ़ोन चेक किए तो फ़ोन के अंदर एक मेलवेयर मिला जिसको हम Cloud9 मेलवेयर बोलते हैं। एक रशियन APT ग्रुप का मेलवेयर है। तो काफ़ी वेल नोन APT ग्रुप है, और ये Cloud9 मेलवेयर आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद आपके ब्राउज़र को मिसयूज़ कर रिक्वेस्ट भेज सकता है किसी को। इनफैक्ट ये आपके ऑटोफिल डिटेल भी चोरी करता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है, खतरनाक मेलवेयर। तो Cloud9 इसके फ़ोन में किसने इंस्टॉल किया? एग्जैक्टली और सबके फ़ोन में कैसे हो सकता है? सबके फ़ोन में कैसे कर रहा है? तो हमारे पास चूंकि उन्हीं 22 लोगों का डेटा था, तो हमने कहा कि इन 22 लोगों में पैटर्न देखो, क्या एक तरह के बिजनेस में है, एक तरह के डिवाइसेस कुछ तो ऐसा है जहाँ ये लोग कॉमन जाते हैं, तभी तो इनके संग ऐसा हुआ। पर कोई कॉमन चीज़ नहीं मिल रही थी। फिर हमने देखना शुरू किया कि Cloud9 इनके फ़ोन में आया कब। तो कुछ फ़ोन में वो डिटेल निकल आते हैं, तो जब डिटेल निकाले तो वो डेट्स मिल गई, डेट्स टाइम। तो हमने कहा अब देखो कि ये डेट्स टाइम पर ये लोग थे कहाँ पर। तो जब वो देखना शुरू किया तो पता पड़ा कि सबके सब कनॉट प्लेस में थे। तो हमने कहा अच्छा सबके सब अलग अलग डेट और टाइम पर जब Cloud9 इंस्टॉल हुआ तब उससे वो कनॉट प्लेस एक जगह। भाई पूछा क्या कर रहे थे आप? बोले हम तो कुछ नहीं, मीटिंग थी वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? बोले रेस्टोरेंट है वहाँ गए थे। ठीक है साहब, ACP साहब को हमने कहा हम भी चलते हैं उस रेस्टोरेंट। एग्जैक्टली गए हम उस रेस्टोरेंट में बैठे। जैसे ही बैठे तो वेटर आया और उसने कहा कि साहब कोविड के बाद से हमने वो मेनू कार्ड तो बंद कर दिया है, तो ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके ऑर्डर कर लीजिए। तो हमने QR कोड स्कैन किया। जैसे ही QR कोड स्कैन किया तो कुछ मुझे गड़बड़ लगा, क्योंकि जो ब्राउज़र था उसमें कुछ फ्लिकर हुआ। मैंने तुरंत स्कैन किया तो पता पड़ा इसमें Cloud9 है। तो होता क्या है कि जितने रेस्टोरेंट हैं या जितने हॉस्पिटल्स हैं या जितने होटल्स हैं, ये अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते। इनको लगता है कि हम कोई ऐसा ई-कॉमर्स कम्युनिकेशन तो कर नहीं रहे, क्योंकि वो बुकिंग कहीं और से हो रही होती है, वेबसाइट सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हो रही होती है। तो बड़ी बेसिक सी वेबसाइट्स होती हैं,
वो कहते हैं इसको सिक्योर करके क्या कर लेंगे, मेनू कार्ड ही तो दिखाना है। लेकिन इन वेबसाइट को क्रिमिनल हैक करके लोगों को हैक कर सकते हैं, क्योंकि उन वेबसाइट को सबसे ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं, हजारों लोग एक्सेस करते हैं। तो जब उस वेबसाइट को किसी ने हैक किया और उसमें उस क्या कहते हैं वो अपना कोड इंजेक्ट कर दिया मेलवेयर का, सो व्हेन यू आर एक्सेसिंग दैट क्यूआर कोड के थ्रू वेबसाइट, वो आपके ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाता था मेलवेयर। पर ये किया किसने? हाँ सर, ये भी चीज़। और ये कितने ऐसे रेस्टोरेंट का किया होगा, और इसी कंपनी के पीछे क्यों पड़े हैं? बिल्कुल, क्योंकि कहीं और से कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं थी, और ये भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, मतलब मीडिया का स्टार्टअप टाइप कंपनी थी। और एक रशियन एपीटी ग्रुप एक स्टार्टअप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मतलब करेगा हैक तो कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करेगा, तो कुछ अजीब सा मुझे लगा। तो मैंने फिर उस वेबसाइट को स्कैन किया, जो रेस्टोरेंट की वेबसाइट थी, और देखने की कोशिश की कि इस वेबसाइट को ऑपरेट कहाँ से कर रहा है कोई। तो वो जितने आईपी एड्रेसेस थे हमने निकाले, तो सारे वीपीएन आईपी निकले। तो पता पड़ा फिर तो कोई है पीछे। फिर उसका ये देखा उस वेबसाइट का, रेस्टोरेंट का, कि ये एक्चुअली मेलवेयर कब इंजेक्ट किया गया यहाँ पर। तो एक डेटा टाइप मिल गया हमें। फिर किसी ने सजेशन दिया, वही इन्वेस्टिगेशन टीम में लोग दिमाग चलाते, बोले साहब जिसने भी ये वेबसाइट एक्सेस की होगी या हैक की होगी, हो सकता है कि वो एक बार रेस्टोरेंट में आया हो टेस्ट करने के लिए कि ये स्मूथली इंजेक्ट हो रहा है कि नहीं क्यूआर कोड के थ्रू, बिकॉज देयर माइट बी सम कंपैटिबिलिटी इशू विद डिफरेंट फोन्स। मैंने कहा यार पॉइंट है। तो जिस दिन वो रेस्टोरेंट की वेबसाइट कंप्रोमाइज हुई, हमने उसके एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद का विजिटर्स का डेटा मांगा। ठीक है। मैंने कहा कौन कौन आया है आपके, उन्होंने दे दिया। अब एक्चुअली क्या होता है, रेस्टोरेंट में आप जाओ तो आपका मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, वो सब सीसीटीवी भी होता है, तो हमें मिल गया, सफिशिएंट रिकॉर्ड्स मिल गए। हमने देखा उसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, तो थोड़ा एनालिसिस किया तो एक पैटर्न निकल आया। पैटर्न ये था कि एक लड़का था जो डेली रेस्टोरेंट में आता था और 1 घंटे 1.5 घंटे रहता था और मसाला डोसा और चाय पी के चला जाता था। मतलब सिमिलर ऑर्डर आ रहा है 1.5 घंटे, तो मुझे कुछ तो अनयूजुअल लगा कि डेली आ ही क्यों रहा था। तो उस लड़के का फिर फोटो भी मिल गया, उसका डिटेल्स निकाल के हमने उसको पर पकड़ा, तो वो ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का निकला। उसको इंटरोगेट किया गया, भाई तुम हो इसके पीछे? उसने मान लिया। थोड़े से ग्रिलिंग के बाद, हाँ साहब मैंने किया था। क्यों किया था? तो उसने बताया कि वो इस कंपनी में एज एन इंटर्न काम करता था। अच्छा। और बोले मुझे इन्होंने पैसे से नहीं दिए, झगड़ा वगड़ा किया तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैं ही वॉज इन टच विद फ्यू एपीटी ग्रुप्स। वो कुछ एपीटी ग्रुप्स के टच में था, रशियन एपीटी ग्रुप। तो इसने उनको ये सलाह दी कि यार मैं ना कुछ रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैक करता हूँ आप, क्योंकि ये जो मेलवेयर लिखना बड़ा मुश्किल होता है, जो स्मूथली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए 0 क्लिक पर या विदाउट एनी पॉपअप। तो Cloud9 उस तरह का है। तो उसने कहा कि आपका मेलवेयर मैं यूज़ करूँगा, आप अपना वो इंजेक्शन कोड दे दो मुझे, आई विल इनकॉर्पोरेट इन ऑल दोज हैक वेबसाइट, और उसके बाद वो क्यूआर कोड के थ्रू कंप्रोमाइज़ होंगी, मैं टेस्ट कर लूँगा कि स्मूथली जा रहा है। एक बार ये हो जाए सेटअप, फिर आप जो चाहे करो। जो दुनिया में डीडो, एक अटैक इस कंपनी पे जरूर करना डेली, इसको मुझे बर्बाद करना। सो ही हैज सो मच एनिवर्सिटी, इतना उसको गुस्सा था कि उसने इस लेवल तक प्लान किया चीज़। तो बड़ा अनयूजुअल सा था, क्योंकि आगे और भी इस तरह की चीज़ें होंगी और ये बड़ा कॉमन है। देखिए अक्सर जब हमारे पास कोई रैंसमवेयर का भी केस आता है या कोई इस तरह का, तो सबसे पहला मेरा जो हिंट जाता है वो इनसाइडर थ्रेट पर ही जाता है कि बिना कोई इंटरनल व्यक्ति के इन्वॉल्व हुए इस तरह के अटैक नहीं होते। कुछ ना कुछ तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन जाती है या कोई हेल्प भी करता है। कई बार हमें ऐसे केसेस मिले कि इनसाइडर की वजह से ही रैंसमवेयर अटैक हो गया। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। इसलिए मैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये खतरा इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं फील होती इंडिया में। जैसे विदेशों में बड़ा इंटैक्ट है मामला, वहाँ पर लोग इस तरह के रिस्क नहीं लेंगे। इंडिया में मैंने देखा है कि लोग गड़बड़ करते हैं।